सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वही बनेंगे जो ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी पे सीनियर मोस्ट होंगे। दिन में 5 दिन 4 दिन 5 दिन कराची की इंडस्ट्री बंद है गैस ना होने की वजह से। सियासत का कोई असर नहीं होना चाहिए। मैं क्रिकेट खेलती नहीं हूँ जैसे, लेकिन हर पाकिस्तानी शहरी की तरह मुझे भी क्रिकेट देखने का उतना ही शौक है। आपकी जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है वो चेंज होती जा रही है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। मैं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और उम्मीद है कि आपकी सुबह भी बहुत खूबसूरत और अच्छी होगी, क्योंकि आज हमारी सुबह तो बहुत अच्छी थी। क्योंकि कराची में आज सुबह सुबह मौसम बहुत खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश भी हुई है, तो लिहाजा बड़ा प्लेजेंट मुझे मॉर्निंग में नज़ारा मिला। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं अच्छी बात की, क्योंकि कहा ही जाता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बड़ी बड़ी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, तो पहले लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करो, क्योंकि खर्च करने वाला कभी गरीब नहीं होता और बखील या कंजूस कभी अमीर नहीं होता। जो सेटिस्फेक्शन आपको किसी के लिए कुछ करके मिलती है वो अपने लिए भी करके नहीं मिलती। तो अगर आप किसी की छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करेंगे तो अल्लाह आपकी बड़ी ज़रूरियात पूरी करेगा। और इसको तो कहा जाता है अल्लाह के साथ तिजारत है, तो ये तिजारत जो आप करते हैं ना, इससे आपको बहुत इत्मीनान मिलता है। तो ये थी आज की अच्छी बात जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अब बढ़ेंगे बड़ी खबर की जानिब। जस्टिस काजी फाइज ईसा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, फैसला हो गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 माह पहले तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदा संभालेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। ऑपोजिशन की हाहाकार भी सरकार के अखराजात कम न करा सकी। सिंध असेंबली में 2282 अरब का बजट जूं का तू मंजूर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी 35% बढ़ गईं। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के नशेबो फराज की दास्तान, किसने खवातीन को नीचा दिखाया और किसकी बदौलत पाकिस्तानी कुड़ियों ने सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में सरबलंद कर दिखाया। विमेन इन ग्रीन की मुसन्निफा महविश रहमान आज दुनिया बोल है की मेहमान होंगी। और पाकिस्तान में जदीद कवाली की पहचान, अमजद साबरी को बिछड़े 7 बरस बीत गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी दिलों में रस घोल रही है। मारूफ कवाल को आज खराज तहसीन पेश करेंगे। ये तो थी जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिनमें आज हम डिटेल में बात करेंगे, डिस्कशन होगा, मेरे मेहमान मेरे साथ होंगे। अब ट्रेंड्स की तरफ आ जाते हैं। तो ट्विटर पर जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है उसमें टाइटैनिक टॉप ट्रेंड में शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटेन आबदोज जो कि इस वक्त पानी में गई है, और ओशन गेट इसका नाम है कंपनी का, जो कि इस आबदोज को लेके गई है। उसमें 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। सयाहों को बचाने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक आबदोज में मौजूद 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और इस ट्रेंड में अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। और यही कहा जाता है कि जब इस सफ़र पर जाया जाता है उससे पहले एक फॉर्म पर साइन भी करवाए जाते हैं, जिसमें ये ऑलरेडी बात हो चुकी होती है कि कोई भी अगर ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। खैर, ये कैसा सफ़र होता है, कितना बड़ा रिस्क लिया गया, इस पर भी आज हम बात करेंगे। दूसरी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ट्रेंड में शामिल हैं। 3 महीने पहले ही जनाब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया गया है। 17 सितंबर को उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट पर वो ओहदा संभालेंगे। और इस ट्रेंड में अब तक 22,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। तो ये तो थे जनाब ट्रेंड्स जिन पर मैंने आपको अपडेट किया है कि सोशल मीडिया पर क्या बात हो रही है। सबसे पहले तो जनाब मैं बात वही करूंगी कि हमारे जस्टिस साहब जो कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी तयशुदा होता है, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं है, काफ़ी खबरों में भी वो रहे हैं। तो वो जनाब अगले हमारे चीफ जस्टिस होंगे, उनकी मंजूरी दे दी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में दिन 11:45 पर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। फौजी अदालतों में
सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दायर की हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून शाह खावर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह देख रहे हैं अब इस सारे मामले को? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये दरखास्तें हैं, कई जगह पर तनकीद भी हो रही है कि जब एंटी टेररिज्म एक्ट मौजूद है तो फिर सिविलियन के मुकदमात क्यों फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे? देखिए, ये बड़ा अहम है। जैसे भी आपने रिपोर्ट में भी हमने सुना कि इसमें जो बेंच तश्कील दिया गया है ये एक लार्जर बेंच है, 9 रुकनी बेंच है, और जिसमें पहले कभी ये एतराज होता था कि जो सीनियर जजेस हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस में जो है बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। अब वो बात भी नहीं रही। अब उसमें देखा है कि आपने काजी फायज ईसा भी उसमें मौजूद हैं, उसमें सरदार तारिक भी मौजूद हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा बैलेंस्ड किस्म का बेंच है, और इसके सामने जो आईनी और कानूनी नुकात उठाए गए हैं वो बहुत अहम हैं। और ये इसलिए भी अहम है कि ये इसमें जो कुछ आईनी शिक्के हैं, आर्टिकल 245 जो है, जो कि फौज के बारे में एक शिक है आइन की, उसको भी चैलेंज किया गया है, उसकी भी वायरीज को चैलेंज किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है, उसका दफा 2 में जो सिविलियंस को ट्राई किया जाता है, उसकी आईनी हैसियत को भी चैलेंज किया गया है कि उसको भी दरख्वास्त की गई है कि उनको भी गैर आईनी करार दिया जाए और उनको कवानीन से निकाला जाए। तो बहुत अहम है, और बेंच भी बड़ा जो है वो, उसको अगर आप उसकी हैयत देखें तो वो भी बड़ी बैलेंस्ड है। लेकिन अब उसमें ये भी देखना है कि क्या जो एक लॉ है जो 1952 में बना था, उसमें सिविलियंस को भी जो है उसमें कुछ केसेस में उनको भी फोल्ड में लाया गया था, वो पहले कभी भी चैलेंज नहीं हुआ और आज चैलेंज हो रहा है। और दूसरा इसमें यह है कि जब कोई आइन की कोई शिक जब चैलेंज होती है, अंडर चैलेंज होती है, जैसे कि आर्टिकल 245 को भी चैलेंज किया गया है, तो उसमें हमने देखा है कि एक ऐसी एक रवायत मौजूद है कि जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो उसको भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फुल कोर्ट उसमें तश्कील देकर, तो चूंकि उन्होंने आइन में तरामीम का इशू था जो कि पार्लियामेंट के डोमेन में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पार्लियामेंट में भेज दिया था। तो ये एक देखने वाली बात है कि जो आईनी शिक को भी जो है उसको भी चैलेंज किया गया है, उसको कैसे डील किया जाता है। सही। अच्छा शाह साहब, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले सवाल किया इस केस की नौयत को लेकर कि जिस पर ये सवालात उठ रहे हैं कि भाई जब एंटी टेररिज्म एक्ट मौजूद है तो फिर सिविलियंस के हवाले से ट्रायल क्यों फौजी अदालतों में होगा, इस पर आपकी राय क्या है? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जहां तक तो आर्मी एक्ट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो आर्मी के अपना जो मेंबरान हैं, फौज के मेंबरान हैं, अफसरान हैं या जवान हैं, उनके डिसिप्लिन के मुतालिक वो लॉ बनाया गया है कि वो अगर लॉ वायलेट करते हैं तो फिर उनको आर्मी एक्ट के तहत उसका एक अलग प्रोसीजर है उसके ट्रायल का, जो कि सिविलियन ट्रायल्स में नहीं होता। तो लेकिन एक बात जरूर मौजूद है कि कुछ केसेस में जो एक्सेप्शन दी गई है, जिसको चैलेंज किया गया है, वो लॉ का हिस्सा तो मौजूद है। वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो कि किसी भी फौजी अफसर को या जवान को उसकी ड्यूटी से या एलिजेंस ऑफ पाकिस्तान से जो है इंड्यूस करेगा कि उसे इनहराफ करो, या वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको आर्मी एक्ट के फोल्ड में लाया जा सकता है, उसको इंटेरोगेट भी किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट भी और ट्रायल भी किया जा सकता है। लॉ में तो ये बात मौजूद है, लेकिन अब इसी चीज को मद्देनजर रखना है कि अगर एक सिविलियन एक मैकेनिज्म भी मौजूद है जो कि आम फौजदारी कवानीन है, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड भी है, जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट भी है, उनकी मौजूदगी में वो क्या ऐसे हालात होने चाहिए कि जिसमें वो जो सेक्शन 2 है आर्मी एक्ट की, उसको इन्वोक किया जाए। तो कानून में तो मौजूद है। अगर देखा जाए तो अभी ये जो केस है, ये जो ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें हैं, इसमें क्या डिफरेंशिएट किया जाएगा कि ये कानून इस नौयत में या इन हालात में लागू होता है या सिविलियन पर किस सूरत हाल में लागू होगा, या फिर ये इस चीज का केस है कि भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक तो ये है कि उन जो पिटिशनर्स आई है उसमें ये है कि जब एक आम जो सिविलियन लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं, उसकी मौजूदगी में
क्या आर्मी एक्ट की उस शिक को इन्वोक किया जा सकता है? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें, वो बल्कि ये जो शिक है जिसके तहत एक सिविलियन को ट्राई किया जा सकता है आर्मी एक्ट के तहत, सेक्शन 2, उसको भी चैलेंज किया गया है कि उसको अदालत डिक्लेयर करे कि ये अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको शिक को खत्म किया जाए, उसको मनसूख कर दिया जाए उस कानून से। और इसी तरह आर्टिकल 245 जो है, जो कि अफवाज पाकिस्तान का जो इख्तियार है या उनके जो ड्यूटीज हैं, और खास तौर पे जब उनको सिविल एड की जो सिविलियन अथॉरिटीज अपनी एड के लिए बुलाती हैं, उसको भी चैलेंज किया गया है कि इसको भी आइन से जो है वो हटाया जाए। तो ये मैं समझता हूं कि थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो तमाम फरीकैन को सुनने के बाद इस पर फैसला करेगा। ठीक है, क्या सिचुएशन बनती है वो हम देखेंगे। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं शाह साहब, अभी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस उनके नाम की मंजूरी भी हो गई है, नोटिफिकेशन भी हो गया है, जिस पर बड़ी बातें हो रही हैं कि 3 महीने पहले क्यों ऐसा एकदम जरूरत पेश आई कि 3 महीने पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि खबरें जो हैं, मैंने राना सनाउल्लाह साहब को सुना है, वो ये कह रहे हैं कि जी इससे ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो अफवाहें आने का डर होता है वो खत्म हो जाता है। जो बातें होती हैं उल्टी सीधी किसी भी तैनाती से पहले कि कोशिश की जाए कि जज न रहने दिया जाए या इस तरह का कुछ भी, तो उस सब को रोकने के लिए हमने ये पहले किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो रायजनी नहीं करनी चाहिए और उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आईन पाकिस्तान बिल्कुल एक बात तो वाजे करता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वही बनेंगे जो ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में सीनियर मोस्ट होंगे। सही। तो उसी के तहत ये जो नोटिफिकेशन भी आपने देखा है, ये उसी तनाजुर में है। हाँ, ये जरूर है कि ये 3 महीने पहले इशू हो गया, लेकिन इसमें कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी बात नहीं है, क्योंकि बाद में भी जब मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनका जब ओहदा मियाद जब खत्म हो रहा होगा, उससे पहले ऐसा नोटिफिकेशन आना लाजमी है। और उसकी वजह यह है कि कोई दूसरी आइन या कानून में चॉइस भी नहीं है। सही, यानी कि नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। 3 महीने पहले आए, 2 महीने पहले आए, जब पता है आना उन्होंने ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, अंतिम वक्त हमें दिया। और जस्टिस काजी फायज ईसा की अगर बात की जाए तो उनके हवाले से सभी को मालूम है कि उनकी जजमेंट, बड़े अपराइट जज हैं वो। जजमेंट्स उनकी अगर याद की जाए तो कोयटा ब्लास्ट के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट थी, जिनमें उन्होंने तहकीकात किस तरह होनी चाहिए ये सारा बताया था, बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन दी थी। फिर जो उनका फैज़ाबाद धरना है उसके हवाले से जजमेंट में उन्हें काफ़ी मुश्किलात भी पेश आई थी। तो खैर, जज वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आगे इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन फैसला साजी भी करेंगे। अब कुछ बात करते हैं सिंध असेंबली के हवाले से। नए माली साल के लिए 42 अरब रुपए खसारे के साथ 2282 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया है। बजट 10 जून को पेश होने के ठीक 10 दिन बाद असेंबली ने मंजूरी दी है और इस दौरान कल अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया है। कल इजलास के दौरान 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर हुआ। ज़िमनी बजट के 312 अरब रुपए में से 43 अरब रुपए सेहत, 16 अरब बिजली की मद में अदायगी में शामिल है। इस दौरान MQM की एक रुकन असेंबली ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अखराजात कम करने की तहरीक भी पेश की, लेकिन सिंध असेंबली ने वज़ीर आला हाउस के अखराजात की कटौती तहरीक भी मुस्तरद कर दी। इस वक्त में अरशद वोहरा साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे पहले बात कर लेते हैं, रहनुमा MQM पाकिस्तान के। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये सारी सूरत हाल में ये जो कटौती की बात हुई थी, अखराजात में महंगाई इतनी है, ये कोई बुरी बात नहीं थी, तो इस तहरीक को भी और इस बात को भी रद्द कर दिया गया। देखिए, कटौती 42 बिलियन की अगर कटौती कर रहे हैं, अव्वल तो देखें कटौती होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन आपको पता है सिंध का जो बजट है, जिसमें से जो भी आप 22,000 का बजट की बात कर रही हैं, और सिंध को जो वफाक से हर साल जो पैसे मिलते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1200 अरब रुपए, उसमें से 90% तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं क्या? आपके पास तो तकरीबन आपका बजट जो है जब 90% एग्जॉस्ट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 10% बचा, तो 90% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यही हैं कि सरकारी खर्चे। अब आप इधर से, वो कहते हैं ना कि इधर से या तो कान पकड़े या हाथ घुमा के पकड़े, बात एक ही है। आप
42 बिलियन का इधर शो कर रहे हैं, उधर 1200 में से 90% 1200 अरब रुपए में से जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपकी तनख्वाहों में भी हैं, आपकी गाड़ियों के भी हैं, आपके पेट्रोल के भी हैं, आपके घरों के भी हैं। तो ऑल दीज एक्सपेंसेस ये सारे जा तो इसी में रहे। तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो यहीं पे हमारे पास। हमारे यहाँ देखें, कोई मराहत की जब बात करते हैं, अगर आपने किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को अगर चलाना है तो आपके पास दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास जो है एग्रीकल्चर आपका जो है बेसिक है, आपका जो है इंडस्ट्री भी आपकी एग्रो बेस्ड है। हमारे पास खुशकिस्मती से सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसको अवेल नहीं कर पा रहे। आप देखें 4 दिन तो हफ्ते में 5 दिन 4 दिन 5 दिन कराची की इंडस्ट्री बंद है गैस ना होने की वजह से। कराची से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पानी ना होने की वजह से स्विच ओवर हो गई। मतलब आप किस चीज को, मैं फिर ये कह रहा हूँ हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कराची आज भी हम जब कहते हैं कि कराची जो है वो 65 to 70% ऑफ द इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं कहा जाता। यहाँ पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अब यहाँ से जिस तरह पिछले कई सालों से, पिछले एक डेकेड से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली माइग्रेट हो रही है, तो ये आगे जाके और फिर इसी तरीके से इसको आप रिलेट अरशद साहब, ये सारे इश्यूज बिल्कुल हैं, लेकिन आप लोग इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, आप इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप बेहतरी के लिए जो भी तहरीक पेश करते हैं, असेंबली में बात करते हैं, आपको लगता है कि आपकी से होती है? क्योंकि बजट तो जूं का त्यों मंजूर हो गया है। देखिए, बजट तो जूं का त्यों मंजूर हो गया और बजट पिछले कई सालों से इसी तरह मंजूर होता चला आ रहा है। जाहिर सी बात है, एक स्ट्रेंथ है पीपल्स पार्टी ने, जिस तरीके से अभी आपके सामने ही है कराची के इलेक्शन की लोग बात करते हैं, या व्हाटएवर इट इज, इंटीरियर सिंध में जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं बल्दियाती, तो वो अब जब एक पीपल्स पार्टी ने अपना इस तरीके से गेम प्लान किया हुआ है कि जियोग्राफिकली कह लें, हर तरीके से जो है ना काबू किया हुआ है, मतलब ब्रीदिंग स्पेस कहीं से नहीं छोड़ी है, और उसकी वजह से जो है आवाम को नुकसान हो रहा है। दे आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ सिंध, पब्लिक ऑफ कराची। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। उनकी आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सफर कर रहा है तो आवाम सफर कर रहे हैं। आप देखें कराची में, मैं जब इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूँ, तो जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट से फिर आपको पता है कि क्राइम रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अरशद साहब, अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी बजट पेश हो गया, मंजूर हो गया, सेहत के लिए ये रख दिया, सैलाब ज़दगान के लिए ये रख दिया, K4 के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं जो कि आधे विफाक देगा। मतलब सारी रकम मुख्तस तो हो गई है, अब मेयर भी आ गए नए, मुर्तजा वहाब हैं। आपको क्या लग रहा है, ये पैसे जैसे इस्तेमाल होने चाहिए वैसे होंगे, बेहतरी आएगी या नहीं? देखें, इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू मंथ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होनी भी चाहिए। जाहिर इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में ड्यू है, इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में हर एक ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेके जाना है। जाहिर है हमारे पास परफॉर्मेंस कोई नहीं है क्योंकि हुकूमत ये कर रहे हैं। अब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस लेके जाना है, हमने आवाम को अपना मैनिफेस्टो देना है, हमने अपना मंशूर बताना है, हमने अपने अदवार बताने हैं। तो हम अपना मंशूर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आवाम में, और इलेक्शन बहुत जल्द है। तो ये बजट तो देखें, बजट को फिर किस तरीके से नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उसको किस तरीके से कंटिन्यू करती है, किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, इट ऑल डिपेंड्स। ये लॉन्ग लास्टिंग बजट्स नहीं है, चाहे वफाक के हों। अच्छा, आप लोगों ने कोई लाहेअमल बनाया है कि ये बजट जो कि मंजूर और पेश किया गया, फिर मंजूर हुआ, कि इसमें अगर तो काम जिस तरह से होना चाहिए ना हुआ तो फिर आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? अभी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए, बाद में किस तरह से आप लोगों ने ऑपोजिशन करनी है? देखिए, इंशाअल्लाह ताला अगर इफ वी आर इन दी गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हमारे पास पूरा एक वाज़े प्लान है। हमें पता है कि हमने किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, किस तरीके से हमने लोगों को जो है ना एग्रीकल्चर, देखें आपकी सिंध की 17 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड है, वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। आपके पूरे पाकिस्तान की 54 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, प्रॉपर्ली यूटिलाइज। हम यहाँ पे गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं। एक जमाने में आपको पता है ना, हम गेहूं एक्सपोर्ट करते थे, हम शुगर एक्सपोर्ट करते थे। तो हम आज भी ये चीजें कर सकते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जब मैं बात साहब, आप लोगों ने भी कराची की आवाम को कंफ्यूज करके रखा हुआ है ना कि विफाक में आप PDM के साथ होते हैं,
सिंध में आप उनकी मुखालफत करते हैं, यहाँ पर आपके वोटर्स को आपको नहीं लगता कि वो इफेक्ट करती है ये सब चीज़, ये सारा ये पॉलिसी जो आप लोगों की है? अभी आप देखिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बल्दिया इलेक्शन हुआ है उसमें कितना आप लोगों को अंदाजा होगा कि वोटर्स ने आपका साथ दिया है? देखिए जाहिर सी बात है 6% वोट कास्ट हुआ तो सारा वोटर तो बाहर निकला ही नहीं ना। अगर 6% वोट कास्ट हो रहा है और 2 दिन बाद उसको 11% में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो कराची की 3 करोड़ की आबादी को में से अगर 10% लोग वोट दे रहे हैं तो ये तो रिप्रेजेंटेशन ना हुई ना, कि ये रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब अगर एमक्यूएम ने बायकॉट किया था और एमक्यूएम ने बाद में विद इन 4 वीक्स 58 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैदान छोड़ के जाना तो वर्षा साहब फिर कोई हल नहीं होता ना। खैर देखते हैं, आगे इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, देखते हैं आप लोग किस तरह कम बैक करते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त। आगे बढ़ेंगे जनाब, पाक फौज के गाजियों को बोल न्यूज का सलाम है। गाजी हवलदार अख्तर जान की बात करेंगे, वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल है। हवलदार अख्तर जान लकी मरवत खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले एक बहादुर सिपाही हैं और अख्तर जान 22 अक्टूबर 2022 को दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के आखिरी मराहिल के दौरान सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुए। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। हमने जब देखा तो उसका जो ना मसनूई सांस पे लगा हुआ था और उसका जो ना जब पता चला था तो उसका बुखार और टेम्परेचर ज़्यादा होता था, तो उन लोगों ने उसको जो ना उस ऑपरेशन किया था, तो उसके साथ उसका सर और हर चीज़ बुखार वगैरह ख़त्म हो। माशाल्लाह बची थी, माशाल्लाह सारा बची तो पाकिस्तान कुर्बान ये पाउसी थी यूल खलील रहमान नाम तो बराबर कराएगा अदा से टीम भरा ला खाना वक्त भरा ला तो जिगर बगोले। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास सीएमएच कोयटा में इस वक्त सर्जन्स की बहुत काबिल टीम है और सर्जन साथ में हमारे इसके अलावा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे कमांडेंट, उनकी गाइडेंस में ये जो सारा इस तरह के क्रिटिकल केसेस और इस तरह के ब्लास्ट इंजरीज जो आती हैं तो वो बड़ी एक स्मूथली उस तरीके से हम लोग ये करने में कामयाबी होती है हमें, और सारा कुछ जो है ये टीम वर्क का ही नतीजा है। अख्तर जान जो है, हवलदार अख्तर जान, ये एक टीम वर्क का एक शाकार है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी रही और ये टीम वर्क सब अपनी जगह पर, चाहे वो सर्जन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, साथ में जो पैरामेडिक्स हैं, सब ने अपनी अपनी जगह पर अपना किरदार अदा किया और हवलदार अख्तर जान जो है वो मौत से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी में वापस आए। हवलदार अख्तर जान मुश्किलात का मुकाबला करने में कामयाब रहे, हमारे गाजी हैं और गाजियों को बोल न्यूज़ का सलाम है। इसके साथ ही एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, एक झलक आपने देख ली होगी। बहुत ही अहम इशू है जिस पर मैं बात करने के लिए जा रही हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि ईद की भी आमद है और ऐसे में हम देखते हैं कि आलाइशें जगह जगह फेंक दी जाती हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और इससे फिर कौन कौन मुतासर होता है ये सोचने की जहमत भी नहीं की जाती। तो मेरा आज मकसद ये है, जो मैंने मेहमान जो स्टूडियोज़ में बुलाए हैं उनको बुलाने का मकसद भी ये है कि वो प्रॉब्लम्स जो कि आप लोग घर बैठ कर नहीं सोचते कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आलाइशें फेंकने से, सफाई ना रखने से, वो क्या है ज़रा आप भी सोचिए। हमने पहले सोचा आपको भी अवेयर किया जाए। आलाइशें फेंकी जाती हैं क्योंकि ईद है, जिसके बाद परिंदे जब उन आलाइशों से खाने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पर वो एरिया जो कि सिविल एविएशन का एरिया है, रनवे के करीब के इलाके हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि परिंदे जब आते हैं बार बार वहाँ से वो आलाइशें खाने, नोचने, उससे ये जो एयर ट्रैफिक है इसके मुतासर होने का बड़ा खदशा होता है। तो इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान है सिविल एविएशन के सैफुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किए। सैफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
थैंक यू। ये मसला वैसे सीरियसली सिर्फ ईद का नहीं है, ये 365 डेज का ये इशू है कि हम लोग अलाइशों के अलावा कचरा भी फेंकते हैं। जाहिर है ये चरिंद परिंदे सभी आएंगे खाने के लिए, तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, ये जरा मुझे बताइएगा। देखिए, सिविल एविएशन जो है वो इस चैलेंज से साल 12 महीने लड़ती रहती है। और जैसा कि आपने ख़ुद अभी फरमाया कि जब ये मॉनसून यानी कि जून, जुलाई, अगस्त टिल सितंबर ये जो पीरियड होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और ईद भी आ जाए तो ये मसला और भी चैलेंजिंग हो जाता है। और इसी दौरान ही सिविल एविएशन जो है वो अपनी कोशिशें जो है वो और तेज़ कर देती है। और उसमें जो कोशिशें आप लोगों ने अभी की हैं, ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि आप लोगों को फिर इसके लिए क्या वो एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ी जिसकी ज़रूरत थी, वक्त का तकाजा भी है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये ईयर राउंड रहती है एक्टिविटी कैंपेन के, जिसमें लोगों को ये कहा जाता है कि वो एयरपोर्ट के जो आसपास के इलाके हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें। चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि ईद जब मॉनसून आता है तो वो जो गलने सड़ने का अमल है, जो भी कचरा वगैरह है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से परिंदे जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उस कचरे की तरफ। आप लोगों ने कोई नया सिस्टम भी आई थिंक सो मुतारिफ करवाया, कोई बर्ड कुछ ऐसा नाम है उसका? जी, वो बायो अकूस्टिक सिस्टम्स हैं। अच्छा। जो अभी इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर हैं, जिनसे जो कुदरती माहौल में जो आवाज़ें हैं, जो जिनसे परिंदे डरते हैं और वो उनके लिए उनके प्रेडेटर्स की आवाज़ें हैं, वो उनसे निकाली जाती हैं, जिससे परिंदे जो है वो दूर रहते हैं उनकी तरफ करके। इट वर्क्स लाइक रेडार की तरह का वो होता है कि जब परिंदे उसके रेडार में आते हैं और उस तरफ फिर उनको आवाज़ प्रेस करते हैं जब आप बटन, तो फिर वो आवाज़ निकलती है जिससे परिंदे डरते हैं। सही। तो ये सिस्टम कराची में क्यों नहीं आप लोगों ने देखिए इंट्रोड्यूस कराया? ये इस पे काम हो रहा है। अच्छा, इस पे काम हो रहा है। जी हाँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची में भी ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बल्कि कराची के लिए इससे बड़ा हम सोच रहे हैं, क्योंकि कराची इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री, इसलिए मुल्क का बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे जिसे बर्ड रिपेलेंट सिस्टम्स जो हैं वो अभी वो प्रोसेस में है और इंशाल्लाह बहुत अनकरीब यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल मैं चाहूँगी कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब वो इस तरह से आलाइशें या कचरा अपने माहौल में इर्द गिर्द फेंकते, ना सिर्फ एयरपोर्ट की बात है, ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे तो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, वैसे भी बहुत सारे वायरसेस, बीमारियां फैलने का खदशा तो होता है और इन मौसमों में ज़्यादा हो जाता है। जब बारिश भी हो जाती है, मानसून होता है, फिर ईद भी होती है, तो सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए और ये जब सारा कुछ इर्द गिर्द होता है तो इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि भी बात हुई कि जब इन मॉनसून और ईद उल अज़हा के आसपास कचरा बढ़ जाता है तो इससे बर्ड एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब बर्ड एक्टिविटी बढ़ती है तो लामोहला इसका मतलब ये है कि जो जहाज़ लैंड और टेक ऑफ कर रहे हैं उन इलाकों में वो उसका रिस्क बढ़ जाता है कि वो जहाज़ से टकराएंगे। सो बर्ड्स जो हैं वो एयरपोर्ट की विसिनिटी में और एयरपोर्ट के जो फनल एरियाज़ जिसे हम कहते हैं, जो वो इलाके जहाँ से जहाज़ उतरते और चढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनका टकराने का रिस्क बढ़ जाता है। गो कि ये रिस्क बहुत कम होता है कि उससे जहाज़ को खुदा ना खास्ता कोई फेटल नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन इवन देन वो एयरलाइंस के लिए खबर पढ़ते हैं कि इंजन से टकरा गया परिंदा। एग्जैक्टली मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि अगर वो टकराते भी हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है एयरलाइंस को। जैसे कि आपने कहा कि वो अगर इंजन्स में चले जाते हैं और अगर इंजन्स में ब्लेड्स होते हैं, अगर वो 2-3 भी टेढ़े हो जाएं तो उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है। और एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक अगर जब जहाज़ से कभी भी कोई परिंदा टकराता है उसकी बॉडी पे, तो वो एटलीस्ट कहते हैं कि वो $50,000 तो सीधे सीधे खर्चा पड़ ही जाता है। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये? एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपको रफ फिगर्स दूँ, दे कवर फ्रॉम 2018 2022 मई जून, तो इस दौरान अबाउट 662 बर्ड स्ट्राइक्स हुई, जिसमें से 99% जो थी वो नो डैमेज था, एंड इन दैट 0.9 was like substantial, 0.91, not even 1%. Okay. This is the damage where you just said कि
इंजन में अगर घुस जाए तो उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम नथिंग हैपन्स। और चले फिलहाल क्या किया गया, मतलब जाहिर है अब आपको पता है ईद भी आ रही है, कराची एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट है और आप बता रहे हैं कि बर्ड्स की वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कैंपेन चलाएंगे, क्या करेंगे इस दफ़ा शहरियों को समझाने के लिए कि प्लीज़ बाज रहें इससे? देखिए, एक तो ये इनिशिएटिव है कि इस बार टेलीविज़न पर बैठा हूँ और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ तमाम शहरियों से जो कि एयरपोर्ट के आसपास हैं कि इस ईद पे ख़ास तौर पे, पहले भी आप कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इस ईद पर भी सफाई का ख़ास ख्याल रखें और जो आलाइशें और जो कुर्बानी की बाक़ियात हैं वो काइंडली जो मखसूस जगह हैं, सिविक एजेंसीज जो गवर्नमेंट की हैं, उन्होंने जो डंप्स बनाए हैं एग्जैक्टली वो बड़े कंटेनर्स वो रख देते हैं, उसमें डालें और अगर कोई कच्ची जगह है तो थोड़ी सी कोशिश करके उसे दफना दें। ये हम अगर इंडिविजुअली करेंगे तो एट लार्ज स्केल बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इससे। और आपने पूछा कि और क्या कैंप किया जाता है, तो उसके लिए जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है उसमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल कमिटीज़ की मीटिंग्स होती हैं, देन दैट कमिटी और उसमें मेंबरान होते हैं जो कि फिर टीमें होती हैं जो कि एयरपोर्ट के अतराफ़ में हर तरफ जाती हैं, डोर टू डोर, दुकान से दुकान, छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट्स, वहाँ जाकर वो बात करते हैं, उनको पैम्फलेट्स देते हैं मेन रोड्स पर और जो चौक हैं इंपॉर्टेंट वहाँ पर वो बैनर्स लगाते हैं जिसके ऊपर लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही होती है कि देखें बर्ड्स का, परिंदों का जहाज़ों से टकराना जो है, गो के नज़र तो इसी तरह आता है कि इतना बड़ा जहाज़ है, इतना छोटा परिंदा क्या कर सकता है, लेकिन इसका एक रिस्क है। जैसे कि अभी हमने बात की कि इट इज़ लाइक एक पॉइंट, आई मीन 99% जो है वो कोई डैमेज नहीं है, इंसानी जान बहुत कीमती है, तो इतना सा भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो इस पॉइंट पे कि ये बर्ड्स जो हैं, इसके जो इंस्टेंसेस हैं, ऑफ कोर्स इसको मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता, इट्स अ कांस्टेंट बैटल। आपको मैंने जैसे कहा कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जो कि साल भर। अच्छा, हमारे यहाँ जो सिस्टम है सर साहब, क्या पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक है जिन्होंने हमसे सीखा है, मैं एमिरेट्स की बात करूंगी, वहाँ पर क्या इस हवाले से, मतलब जाहिर है ये रिस्क तो हर जगह पे होगा, बर्ड्स तो हर जगह पर होते हैं, उन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि वो एटलीस्ट इस थ्रेट से महफूज हैं, यहाँ पर बचे रहते हैं? हम वहाँ से ऐसी खबरें नहीं सुनते कि परिंदा टकरा गया और इंजन को नुकसान पहुंचा या फिर लैंडिंग करना पड़ी या टेक ऑफ करना पड़ा या कुछ भी। देखिए, ये एक तरह से ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा, हाँ, बर्ड स्ट्राइक्स वहाँ भी होती हैं, अच्छा, वहाँ भी होती हैं, बट इवन लेस। उसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हमारे यहाँ एडवांस है या नहीं ये बताएं। नो, इट्स लाइक अनइवन डेवलपमेंट, एक चीज़ है अनइवन डेवलपमेंट, तो वी आर फेस्ड विद अनइवन डेवलपमेंट अराउंड अस, और जो उस अनइवन डेवलपमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसका जो फॉल आउट है, उसमें से एक ये है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं और एक अनब्रिडल्ड किस्म की, बेलगाम किस्म की जो आबादियाँ, होटल, कैफेज बनते हैं। इसी वजह से हमने एक खबर दरमियान में सुनी थी कि कराची एयरपोर्ट को शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्लान भी हो रहा है, कुछ ऐसा है? आई एम श्योर कि ऐसा हो रहा होगा, आई कैंट रियली कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। अच्छा, ओके, यू डोंट हैव एनी आइडिया और यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज? नो, आई वुड हैव डिस्क्लोज्ड इफ आई हैड more details about it. Okay, चलें जी, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बता रहे थे कि अभी आप लोग कैंपेन इस तरह चलती है कि डोर टू डोर, दुकान से दुकान जाते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, लोगों को आगाह किया जाता है कि ऐसा ना करें। ऐसा करने से फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखिए, 2018 का मैंने जिक्र किया, 2022 तक का। 2018 में जो अगर हम देखें तो उस टाइम बर्ड हिट हुए थे 1066, yeah, 1066 in that year. But then in 2022 they were like 48 up till June. So there is एक कंसिस्टेंसी सी है उस सारे बर्ड हिट्स में साल बसाल में। अच्छा, तो अगर ये ना करें जी, then it can get worse. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरी नज़र में तो इससे ज़्यादा थ्रेट बड़ा ये दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस का मुझे नहीं लगता कि किस तरह का सिस्टम है क्राफ्ट्स की। याद है आपको मॉडल कॉलोनी में जब ये सारा हादसा पेश आया था, गिर गया था, तो सब भी ये सोच रहे थे कि यहाँ पे एयरपोर्ट होना ही नहीं चाहिए, ये जगह ही ठीक नहीं है।
हाँ, शायद इसी वजह से सोचा जा रहा है। थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म है, ऐसा नहीं है। देखिए लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, बिल्कुल शहर के बीच में है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आसपास, और उनसे अब हमारा कंपैरिजन नहीं, जस्ट वो अनइवन डेवलपमेंट वाली बात आ जाएगी बीच में। लेकिन ये है कि एयरपोर्ट इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रक्चर एंड इट्स अ बिग फाइनेंशियल आउटले, तो इस वजह से इसको शिफ्ट करने में भी आई एम श्योर कि बहुत प्लानिंग और बहुत केयरफुल प्लानिंग जिसे कहना चाहिए, और थोड़े लंबे टाइम के लिए सोचना पड़ता है। तो इफ दैट हैपेंस बड़ी अच्छी बात होगी। यस, व्हाई नॉट। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका सैफुल्लाह खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और मैं चाहूँगी, बल्कि शहरियों से अपील करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। छोटी सी गलती बाज़-औक़ात बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। और अभी जैसे कि सैफ साहब ने बताया कि जब इंजन में अगर कुछ टकरा जाए, हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन वो फिर वो डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स के वो एक्सपेंस होते हैं जो कि फिर एविएशन को बेयर करना पड़ते हैं, और गलती आपकी होती है छोटी सी, तो इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें खुद ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान भी बहुत कीमती है। तो जनाब एक ब्रेक अब लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बड़ी तब्दीली जिसकी मैं बात करूंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूंगी। बड़ी बड़ी तब्दीलियों का इसमें इम्कान है। ज़का अशरफ का सितारा एक बार फिर से अपने उरूज पर है। बाखबर ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ नए चेयरमैन पीसीबी होंगे। ज़राए का मानना है कि ऐसा हुआ तो ज़का अशरफ अपनी नई टीम लेके आएंगे, और इस वक्त कोचेज और पीसीबी हेडक्वार्टर के कई अफसरान के लिए मुलाजमत बचाना कुछ मुश्किल दिखाई दे रहा है। मिकी आर्थर समेत गैर मुल्की कोचेज के मुआहदों का भी जायजा लिया जाएगा। कोचेज और सपोर्ट स्टाफ में तब्दीली श्रीलंका सीरीज के बाद हो सकती है। ज़राए ये बता रहे हैं कि नए सेटअप में साबिक कप्तान आमिर सुहेल को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अलबत्ता आमिर सुहेल का कहना है कि मैं पीसीबी को मशवरे दे सकता हूँ, अभी मैं कमेंट्री करूँगा, ओहदा मिलने से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले नजम सेठी गुज़िश्ता एक हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी कर चुके थे, लेकिन वो किसी को मनाने में नाकाम थे। इसी पर बात करने के लिए खालिद महमूद साहब ने ज्वाइन किया, साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। मुझे बताइएगा खालिद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या ये ज़रूरी है कि जब कोई अहम सीरीज़ हो, वर्ल्ड कप आने वाला हो, एशिया कप आने वाला है, उससे पहले की बड़ी तब्दीली की जाए? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वो इसलिए ज़रूरी है कि ये पिछले कोई 20-22 साल का ये रवाज बन चुका है कि जो एक दफ़ा चेयरमैन बनता है फिर उसका दिल इतना ललचाता है कि वो इस ओहदे से किसी तरह जुदा होना नहीं चाहता। मैं उसकी 3 मिसालें आपको बताता हूँ, आपके सुनने वाले भी बड़े इसको मेरा ख्याल है उनके लिए एजुकेशन होगी, नई जी दिलचस्पी से सुनेंगे। पहली बात, अब अगर आपको याद हो तो शहरयार खान साहब थे जो 1999 में जो हिंदुस्तान के दौरे पे मैनेजर बन के गए थे टीम के साथ, तो उनको वो ग्लैमर और वो कौमी सतह पे और हिंदुस्तान में पजीराई इतनी पसंद आई कि वापस आके उन्होंने चेयरमैन बनने के लिए तगो-दौ शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ये ज़माना था परवेज़ मुशर्रफ साहब का कि वो चेयरमैन बन गए, और पूरे 3 साल 4 साल मुझे याद नहीं वो चेयरमैन बने रहे। लेकिन 3-4 साल के बाद भी उनको कोई हटना जो था उहदे से पूरा टेन्योर करके भी कोई अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जब दौर बदला, यानी हुकूमतें बदलती हैं तो उसके साथ ही नए से नए उम्मीदवार मैदान में उतर आते हैं, तो उन्होंने जब आया एक दौर जो 2013 या 14 की मेरा ख्याल बात है, उन्होंने दूसरी दफ़ा हाथ पाँव मारे। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उसमें वो दोबारा चेयरमैन बन गए, यानी एक दफ़ा चेयरमैन बने, पूरे 3-4 साल उन्होंने उस ओहदे पे रहे और उसके बाद फिर चेयरमैन बन गए और 3-4 साल दोबारा रहे। तो ये पहला एक था रवाज पड़ा। उसके बाद यही कहानी इन दोनों हजरात किया जो इस वक्त चेयरमैनी के ओहदे के लिए दोनों हाथ पाँव मार रहे थे। नजम सेठी साहब तो अब इससे दस्तबरदार हो चुके हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा चेयरमैन जो थे ये बने थे मेरा ख्याल है 2014 में चेयरमैन बने थे। ज़का अशरफ साहब बने हुए थे, उनको हटा के बने थे।
ये दोनों हजरात, यानी बड़ी अजीब और शर्म की बात है, दोनों हजरात अदालतों में गए, काफ़ी देर धींगा मुश्ती जारी रही, रस्साकशी जारी रही और उसमें कामयाब ठहरे ज़का अशरफ साहब, और जिसकी वजह से नजम सेठी साहब को हटना पड़ा ओहदे से। वो गुस्सा अभी तक उनके शायद दिल में है। ज़का अशरफ बने लेकिन उनको भी हटा दिया गया क्योंकि दौर बदला, तो उसकी बजाय दूसरे चेयरमैन कोई आ गए। तो यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन नजम सेठी साहब फिर उन्होंने हार नहीं मानी, वो फिर दोबारा चेयरमैन बन गए। शहरयार खान साहब के हटने के बाद वो दोबारा चेयरमैन बन गए, और जब तक शहरयार खान साहब चेयरमैन रहे, ये मैं 2014, 15, 16 की बातें कर रहा हूँ, जितनी देर तक वो चेयरमैन रहे, नजम सेठी साहब ने कोई अपने लिए एक मखसूस ओहदा जिसमें तमाम इख्तियारात उनकी ज़ात में मुर्तकज़ हो चुके थे, वो ओहदे का वहाँ पे नहीं। तो खालिद साहब, ये जो रिवायत पाकिस्तान में हमें नजर आ रही है, ये जो धींगा मुश्ती चलती आ रही है, आपके ख्याल में अभी जो सिचुएशन है कि आगे हमारा वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है, हमारी कौमी टीम ये अफोर्ड कर सकती है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, नहीं, कौमी टीम अफोर्ड करे या ना करे, क्रिकेट में कोई बेहतरी आती है या ना आए, आप ये उस सोच और उस फ़लसफ़े की तरफ गौर नहीं कर रही कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने जो सियासी तौर पे वाबस्ता उससे शख्सियत होती है उसको खुश करने की कोशिश करती है, उसको उहदा देने की कोशिश करती है। वो क्रिकेट तो बाद में देखा जाएगा। ये तो अलमिया है ना खालिद साहब, ये तो अलमिया है, देखना ही हर जगह यही होता है। जी, अलमिया बहुत बड़ा अलमिया, में अलमिया की तरफ ही आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि अहम क्रिकेट नहीं है, अहम कौमी मफाद नहीं है, अहम कौम की इज्जत नहीं है, अहम ये है कि जिन साहब को खुश करना है उनको खुश करने की कोशिश की जाए। पहले नजम सेठी साहब, ये तीसरी दफ़ा इनकी तैनाती हुई थी बतौर चेयरमैन, पहले नजम सेठी साहब को खुश करना मकसूद था, जब वो दो बड़े सियासी गिरोहों की आपस में बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, बड़ा जरूरी ये सवाल है। मेरी एक और क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बात होती रही है सारे मामले पर, वो मुझे कह रहे थे कि ये जिस तरह का ट्वीट किया है नजम सेठी साहब ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। ये आईसीसी के जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है कि आपने खुद ये वाजे कर दिया कि पॉलिटिसाइज हो रहा है ये होता। जी बिल्कुल, ये तो एक अपने खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की क्रिकेट के खिलाफ एक चार्जशीट एक तरह की बन जाएगी जब चाहेगी आईसीसी। और आईसीसी आपको पता है कि ये सब कुछ तब चाहती है जब हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म की शरारत होती है, क्योंकि आईसीसी के जो आइन है और कायदे कवानीन है उसमें वाज़े तौर पर यह है कि सियासत का कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन आईसीसी को भी खुद शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है हर वक्त क्रिकेट को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। अभी आपने देखा कि एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, हालांकि इंग्लिस्तान भी आया है, ऑस्ट्रेलिया भी आया है, न्यूजीलैंड भी आया है। तो बातें यानी करने की ज़बानी कुछ और होती हैं, अमली तौर पे उस पर मामलात कुछ मुख्तलिफ होते हैं। तो आईसीसी यकीनन मुतहरक हो सकती है, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जा सकती है। और मुझे खदशा है, मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि हिंदुस्तान किसी ना किसी मौके पर ये मामला सामने लेके आएगा। और इस पे मुझे ये बताइएगा, ज़का अशरफ से आपको फिर अब क्या एक्सपेक्टेशंस है? ज़का अशरफ कैसे काम करेंगे? आपने पिछला दौर भी उनका देखा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ज़का अशरफ एक सनतकार हैं बुनियादी तौर पे, और उनको मुख्तलिफ सनतों का और मुख्तलिफ कारोबार का तजर्बा तो है, लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बहुत नाजुक मामला होता है। वो इस तरह का नाजुक मामला होता है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों से आपको डील करना पड़ता है। और फिर पाकिस्तान में बदकिस्मती की बात है कि कोई डिसिप्लिन की रवायात ज़्यादा नहीं है, तो आपने हर एक को इनफरादी तौर पे हैंडल करना होता है। और आप इस तरह इनफरादी तौर पे तभी ये काम कर सकते हैं अगर आपको उनके माजी का पता हो, उनकी वाबस्तगियों का पता हो कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके से राम किया जा सकता है। ये सारी बड़े नज़ाकत वाले मामले हैं।
तो ज़का अशरफ साहब बहरहाल उनमें एक कॉमन सेंस भी है, कारोबार की बारी। चलें जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी काम हो वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो। ओहदे तब्दील होते रहते हैं, चेयरमैन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, पीसीबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त गुफ्तगू की और ये अलमिया बिल्कुल है, ये इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ये रिवायत अब ख़त्म होनी चाहिए। टैलेंट है, लोग हैं काम करने वाले, सबको ट्राई करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और हमारा खास सेगमेंट एक होता है हीरो पाकिस्तानी के नाम से, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन तमाम सितारों से जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज़ है और यही नहीं बल्कि ख़वातीन भी क्रिकेट के मैदान में किसी से कम नहीं है। असना मीर हो या निदा डार हो या फिर मुनीबा अली या फिर दीगर खिलाड़ी, मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती हैं, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, फिर मुल्क की नुमाइंदगी का मामला हो। तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महविश रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट विमेन टीम की खेल के लिए पेश की गई खिदमात पर किताब लिखी है, जिसको मुकम्मल करने में उन्हें 6 साल का अरसा लगा। वो खुद फोटोग्राफर भी हैं और इस किताब विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड को मुकम्मल करने के लिए उन्हें कई मुश्किलात भी पेश आई, मगर 2010 में शुरू होने वाला सफ़र 2016 में मुकम्मल हुआ। इस किताब में क्या क्या पैगाम पोशीदा हैं, ये जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है महविश रहमान। महविश, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम सैरिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। महविश, कैसे ख्याल आया कि मैं ये किताब लिखूं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर, विमेन क्रिकेटर्स पर? सैरिश, ये एक पिक्टोरियल किताब है, सो इट्स फोटोग्राफी बुक, जिसके अंदर मैंने मीडियम जो है वो फोटोग्राफी को यूज़ करते हुए और जो स्पोर्ट है क्रिकेट विच इज़ सो बिग इन पाकिस्तान, उसको एज अ मीन्स यूज़ करते हुए कुछ बहुत पोटेंट मैसेजेस जो हैं वो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है, जिसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि मैंने इनके साथ जैसे आपने जिक्र किया काम उस वक्त शुरू किया जब इनको इतनी रिकग्निशन नहीं थी, आज से 13 साल पहले। महविश, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको ये ख्याल कैसे आया? आप किसी और चीज़ के बारे में भी लिख सकती थी या आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती थी, लेकिन आपने इसी को चूज़ क्यों किया? जी, मैं आपसे यही जिक्र कर रही थी कि 2010 में जिस वक्त ये एशियन गोल्ड, जी मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन थी ना कि आपने फोटोग्राफी की सूरत में ये किताब बनाई, आपने अगर इनको ऑब्जर्व किया तो आपके ज़हन में था क्या? जी, मैं वही जिक्र करने की कोशिश कर रही थी कि इसके अंदर चूँकि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है एशियन गोल्ड जीत कर आई थी 2010 में, और पाकिस्तान विच इज़ सो बिग ऑन क्रिकेट, आप देखें उसमें जहाँ मेंस क्रिकेट को ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे कि वो एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए ये यहाँ से ये सफ़र ये शुरू हुआ कि आई वांटेड टू हाईलाइट द करेज, द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन। सो फोटोग्राफी को एज अ मीडियम यूज़ करते हुए ये मैसेजेस जो हैं वो देने थे। आप खुद क्रिकेट खेलती हैं? सेलिब्रेटिंग दीज वुमेन। जी नहीं, मैं क्रिकेट खेलती नहीं हूँ जैसे, लेकिन हर पाकिस्तानी शहरी की तरह मुझे भी क्रिकेट देखने का उतना ही शौक़ है। लेकिन ये जो किताब है ये किताब इसमें बहुत सी जो फोटोग्राफी है एज मेटाफोरिकली यूज़ की है, जैसे कि बाउंड्री आप देखेंगे, आप इसका कवर पेज भी देखेंगे तो उसके अंदर देयर इज़ हार्ड बॉल विद सॉफ्ट बैंगल्स। फिर आप मैंने इनको फील्ड के ऊपर जो है वो शूट किया है, इनको प्राइवेट स्पेसेस में शूट किया है। फिर आई वेंट टू इंडिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप, ताकि वहाँ पे मैं कंक्लूडिंग शॉट्स ले सकूँ। तो इसके अंदर बहुत से मैसेजेस हैं, आप देखेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ अप क्लोज शॉट्स ऑफ देयर sunburnt faces and their bruises, because I wanted people to respect them for who they are and how they for what they do and not how they look. तो आपने मैसेज क्या डिलीवर किया है अपनी इस किताब के जरिए?
देखिए जी, दिस वॉज टू सेलिब्रेट women heroes who break stereotypes, ठीक है, जो who not only live their own dreams लेकिन वो दूसरी औरतों के लिए भी, दूसरी लड़कियों के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं। आप नाहिदा खान को देखिए जो कि किताब में जिक्र करती हैं कि शी इज़ द फर्स्ट पर्सन from Balochistan, you know, in her region's history, she's the first one to join Pakistan women's cricket team, and she says that information that motivates her every single day. फिर डायना बेग हैं जो कि शी इज़ द ओनली पर्सन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, शी वाज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू जॉइन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम। निदा डार की अगर आप कहानी सुने तो क्योंकि आई वांटेड द इमेजेस टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स, तो उनके साथ सिर्फ कोट्स हैं और दैट इज़ अ कंप्लीट स्टोरी इन एंड इटसेल्फ, जहाँ पे वो ये कहती हैं कि ऑल दोज हु डाउटेड माई एबिलिटीज़ and questioned my parents where I was going for a practice asked me for a selfie today. So it was about highlighting, like I said, the courage, the strength, the resilience of Pakistani women और किस तरह से वो खड़ी होती हैं, कितने challenges उनको face करने पड़े, लेकिन दे माविश, आपको मुश्किलात क्या पेश आई? जी बहुत से चैलेंजेस ऑफ कोर्स, बिकॉज जिस तरह से ये औरतें, ये लड़कियां जो हैं ये अपने आप स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह से मुझे भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें उस वक़्त जिस वक्त मैंने काम शुरू किया था, आई रियलाइज़, आप देखेंगे इवन आफ्टर 7 years ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक, इसको ज़्यादा लोग सराह रहे हैं। उस वक़्त लोग, पीपल वर नॉट रिसेप्टिव टू द आइडिया कि इसके ऊपर काम किया जाए, इसका सपोर्ट लेने के लिए मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर जब मैं इंडिया भी गई, वहाँ पे मुझे टू हैव एक्सेस एंड एवरीथिंग, उसके अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई ऐसी मेमोरी जो कि आप शेयर करेंगी इस सारे सफ़र के दौरान जो आपको कभी भूलेगी नहीं? मेमोरी जी यही है कि मैंने जो इनको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि मैंने इनके साथ ऑन फील्ड, जैसा मैंने बात की, रन डाउन फैसिलिटीज़ में भी मैंने इनको देखा। उस वक़्त दे वर नॉट इन फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर मनी, फॉर फेम, बिकॉज वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इट वाज प्योरली आउट ऑफ पैशन दैट दे वर प्लेइंग, और वो पैशन इनकी आंखों में नज़र आता था, एंड दैट वाज द होप फॉर मी कि जिस तरह दे वर लाइक इकबाल शाहीन्स फॉर मी, कि ये इकबाल की वो शाहीन हैं जो अपने आप को, हु आर पुशिंग देयर बाउंड्रीज, हु आर ट्राइंग टू sort of test their limits and move forward. सही। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट्स नेक्स्ट, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं आप? जी, मोस्ट ऑफ माई वर्क रिवॉल्व्स अराउंड जेंडर एम्पावरमेंट इन कल्चर। इस किताब के बाद जो नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट था, जो बिग प्रोजेक्ट था, दैट वाज द पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। बचपन की कहानियाँ जो है जी, वो बच्चों के लिए, इट्स एक्चुअली द फर्स्ट एवर एजुकेशनल पॉडकास्ट ऑन उर्दू स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो ये पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए मैंने जो है वो बनाया, और क्योंकि होता ये कि अक्सर जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली बच्चों का कनेक्शन जो है वो रूट्स के साथ और लैंग्वेज के साथ वो कम होता जाता है। तो इसमें द आइडिया वाज टू प्रिजर्व उर्दू लैंग्वेज एंड टू रिवाइव द आर्ट एंड मीडियम ऑफ उर्दू स्टोरी नरेशन। तो इसमें मैं बच्चों को कहानियाँ सुना रही हूँ, बट इन अ वेरी इंगेजिंग वे, और वो कहानियाँ जो हम सुनते हुए बड़े हुए, जैसे प्यासा कौवा, कछुआ और खरगोश, इसमें मैंने इकबाल को भी इंट्रोड्यूस कराया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एंड में लेसन्स को डिस्कस करते हैं, एंड इट्स बाइलिंगुअल, ताकि वो उर्दू और अंग्रेज़ी में, ताकि वो समझ सके। मुझे आपका ये वाला आइडिया भी बहुत पसंद आया है माविश, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लगेगा ये। और ये जी सैरिश, मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि इसकी 50 एपिसोड्स मैंने रिकॉर्ड की हैं, और इस वक्त इसके माशाल्लाह 60,000 प्लस पॉडकास्ट डाउनलोड्स हैं इन 92 कंट्रीज़, एंड इट्स अवेलेबल ऑन ऑल मेजर डायरेक्टरीज लाइक स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट। सही, थैंक यू सो मच माविश, आप इसी तरह काम करती रहें, कीप शाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू सो मच। तो जनाब, बच्चों की कहानियाँ बड़ा मज़ा आता है, और जिस अंदाज में यकीनी तौर पर माविश ने सुनाई होंगी वो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। 50 एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं,
और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं देखूँ ये कहानियाँ। अब कुछ बात करते हैं ईद की। ईद कुर्मा जैसे जैसे करीब आती जा रही है, ख़रीदारों व्यापारियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। उन्हें जानवर बेच के घर जाना है, शहरियों को अच्छा जानवर घर लेके आना है। तो इस वक्त क्या भाव ताव चल रहे हैं और कैसी खिदमत जानवरों की गई है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से काशान हमारे साथ हैं, पेशावर से नुमान हमारे साथ हैं। पहले चलते हैं नुमान की तरफ। नुमान बताइएगा किस मंडी में मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है? जी, पेशावर की जो मरकजी मवेशी मंडी है जो रिंग रोड पर वाक़ है, यहाँ पर हम आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि जानवर तो बहुत सारे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन आपको दिखाएं कि दूर दूर तक जानवर नज़र आ रहे हैं और इसके साथ एडजेसेंट दूसरी मंडी भी है, वहाँ पर भी जानवर काफ़ी हैं और मुख्तलिफ इलाकों से पंजाब की यहाँ पर ये जानवर लाए गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी सुबह का टाइम है, ईद में चंद दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। और अगर हम व्यापारियों की बात करें, मोहम्मद हुसैन आपको दिखाएं, ये भी यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि ग्राहक नहीं है और ये भी परेशान दिखाई देते हैं कि जो गुज़िश्ता साल मंडियों में सूरत हाल थी वो इस बार नज़र नहीं आ रही। बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए हैं लेकिन ख़रीदार नहीं है। और ये तोनसा शरीफ से यहाँ पर आए हैं, तकरीबन 200 जानवर ये यहाँ लाए हुए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि 3-4 दिन गुजरने के बावजूद जब से ये यहाँ पर आए हैं एक जानवर भी अभी तक नहीं बिका। अगर हम जानवरों की कीमतों की बात करें तो 1 लाख 1.5 लाख से लेकर 6-7 लाख रुपए तक यहाँ पर कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, लेकिन हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश कर रहा है कि वो जानवर खरीद सके। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि क्या मसला चल रहा है, ग्राहक क्यों नहीं है? और ये भी वो गिला करते हैं कि आपके रेट बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, रेट तो कोई ज़्यादा नहीं है, पहले की निस्बत रेट सही है, लेकिन इधर ना कोई इंतज़ाम है, ना कोई गाहक है, पीने का पानी भी नहीं है, सफाई भी नहीं है। देखो अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो कितना गंद है। पूरा साल शायद पूरे पेशावर का गंद यहीं डालते हैं और इनको ट्रैक्टर के साथ थोड़ा सा सीधा करके हमें कहते हैं कि बैठ जाओ। ना पीने का पानी है, ना सफाई है, ना कोई मिट्टी डालते हैं। रेट क्यों ज़्यादा नहीं है आपके ख्याल में? रेट ज़्यादा नहीं है, पिछले साल की निस्बत रेट कम है। यहाँ पर कितने क्या रेट चल रहे हैं? रेट चल रहे हैं, मुख्तलिफ रेट हैं। 1 लाख से लेकर तकरीबन 6-7 लाख तक हमारे पास जानवर हैं, लेकिन गाहक कोई नहीं है। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी, काफी परेशान दिखाई देते हैं और ये गिला भी कर रहे हैं कि जो रिंग रोड की मवेशी मंडी है यहाँ पर रहे हैं कि रेट्स इतने नहीं है, पिछले साल की निस्बत बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है, रेट्स बहुत ज्यादा हैं। लाहौर से ताबिश ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी जानते हैं क्या सूरत हाल है लाहौर में। ताबिश बताइएगा। देखिए बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद और लाहौर शहर में शाहपुर कांजरा समेत 9 मंडियां जो वो लगा दी गई हैं, लेकिन लाहौर में उस तरह जो है खरीदारों की तादाद नजर नहीं आ रही। लेकिन शाहपुर कांजरा में एक ऐसा पलवान है ऊंट जिसकी कीमत 20 लाख बताई जा रही है। कैमरा मैन अगर सके तो ये कदो कामत जो शेरू है उसकी जिसामत आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कई मन इसका वजन है। कितने साल का है, क्या खाता है, इसके ऑनर से बात करते हैं। मुझे बताइए भाई, कहाँ से लेके आए हैं, कितने केजी इसका वेट है? 20 लाख का। कितने किलो वजन है इसका? वजन तो ये 14-15 है, 15 मन वजन है इसका जी। और कितना आप डिमांड कर रहे हैं? डिमांड 20 लाख का। खाता क्या ये गुवारा का कट कर रहे हैं, चने दे रहे हैं, बकाया घास वगैरह दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये जो पहलवान है शाहपुर कांजरा में हर एक की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वजह ये है कि इस तरह का खूबसूरत और बड़ा जानवर जो है कहीं नहीं मिल रहा, और ये कई 15 से 20 मन इसका पूरा वजन है, और ये कह रहे हैं कि 14 मन तक जो है इसका गोश्त निकलेगा। तो इसी तरह जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी तो खरीदारों की तादाद जो है, बड़ी तादाद जो है अब मंडियों का रुख करेगी। और कुछ देर बाकी रह गई है, कुछ दिन बाकी रह गए, तो वक्त कम है और मुकाबला ठीक है। ताबिश, बहुत दिन बाकी रह गए, शायद ईद के करीब जाके रेट्स नीचे भी आ जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है। आप मेरे साथ रहिएगा, अब हम रुख करेंगे कराची का जहाँ पर काशान मौजूद है, उनसे जानते हैं वो किस मंडी में और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। काशान बताइएगा।
जी बिल्कुल सरीज, देखिए मैं कराची के इलाके में शफीक मोड़ पर कायम मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ। व्यापारी जो है यहाँ पर परेशान नज़र आते हैं। सुबह का टाइम है, खरीदार ग्राहक जो है वो मंडियों से गायब नज़र आते हैं, जबकि यहाँ पर जो जानवर लाए गए हर रंग नस्ल का जानवर यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से जानवरों की आमद का सिलसिला भी इस मंडी पर जारी है। ग्राहक जो है जो गायब नज़र आते हैं, जबकि व्यापारी से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि पूरे साल जो जानवरों को खिलाई पिलाई करी है उसके जो है वो रेट भी उन्होंने अपनी जानिब से बताया है, जबकि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जानवर इस मंडी के अंदर मौजूद है। जबकि हमारी व्यापारियों से बात हुई है, 7 मन के जानवर है, उनके उन्होंने दाम जो बताया 7 लाख रुपए उसकी कीमत बताई है। हर रंग नस्ल का जानवर इस मंडी के अंदर पहुंचा दिया गया है। सुबह का टाइम में ग्राहक जो बिल्कुल मंडी से गायब नजर आते हैं, जबकि व्यापारियों की जानिब से बताया गया हर साल जो है जब मंडी के अंदर 6 दिन या 1 हफ्ता बाकी रह जाता है तो कसीर तादाद जो है वो शेरियों की मंडी में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए नजर आती है। पर अभी हम मंडी में आए, हमने मंडी का विजिट कर रहे हैं, शेरियों की तादाद जो है बिल्कुल कम नजर आ रही है, जबकि मुख्तलिफ जो कराची के शेरी यहाँ पर आ रहे हैं, भाव तो कर रहे हैं। बहुत से शेरी जो हैं यहाँ से खाली हाथ लौट रहे हैं। जानवर भी खूबसूरत चाहिए और कम दाम में जानवर जो है शेरियों हर शेरी की ये ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत जानवर हो, उससे वो सुन्नत इब्राहिमी जो है अदा करे, जबकि व्यापारी जो है मनमाने जो उनके दाम है वो यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। और उनकी जानिब से भी यही बताया गया कि पूरे साल चारा जो है गायों का वो भी महंगा हो गया था, जिसके बायस जानवर की कीमत में भी इजाफा देखने में आया है। जी, जानवरों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ मौजूद थे काशान भी, नोमान भी, ताबिश भी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल चढ़ी हुई है और उम्मीद यही की जा रही है, ज़ाहिर है इन्होंने भी घर बेच कर जाने हैं, जानवर जाकर अपनों में ईद मनानी है, तो जब ईद करीब बिल्कुल आ जाएगी तो ये कुछ रेट्स कम कर लेते हैं। और अगर बारिश हो गई तो फिर तो आपको पता है कि मंडी गिर जाती है और लोग जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, अपने मनपसंद जानवर जाकर ले आते हैं। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, अभी तकरीबन 7-8 दिन बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जून के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई की गई है और मौसम कराची का तो बहुत अच्छा है आज 22 जून को, लेकिन 24 जून तक कहा जा रहा है कि कुछ खुश्क रहेगा। लेकिन कराची में हल्की बारिश हुई है, रात में भी दिन में भी। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा हो सकता है। दूसरी जानिब ये जो कराची में आज सुबह के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम में गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, अबर आलूद है, कुछ बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। लेकिन मॉनसून बारिशें कब स्टार्ट होंगी, ये कराची की शहरियों के जहनों में सवाल है, क्योंकि वो अब ये चाहते हैं कि गर्मी अब कुछ ना ब्रेक लगा ले, मॉनसून आ जाए, कुछ बारिशें हों, ईद ठंडी ठंडी मज़े की गुजरे। तो आया क्या सिचुएशन रहने वाली है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगी मुझे कोई मेहमान भी ज्वाइन करे, लेकिन अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले कुछ मौसम की बात हो रही थी और मैंने आपसे कहा था कराची के शहरियों के जहनों में सवाल है कि आखिर मॉनसून की बारिशें कब शुरू होंगी, उनके ईद वो बड़ी मज़ेदार गुजारना चाहते हैं। तो इसके हवाले से बात करने के लिए इस वक्त महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कराची में हल्की बारिश हुई है रात में भी और सुबह भी हल्की बारिश हो रही थी, बादलों की और सूरज की आंख मचोली भी जारी है, ये सिस्टम कब तक जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो कराची की नॉर्मल फीचर है, जुलाई क्या इसके जून के आखिरी दिनों में और फिर जुलाई अगस्त दोनों महीने इसी तरह से होते हैं कि जब सुबह में और रात में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज एक तरह से बहुत फ्रीक्वेंट और स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज होगी इस वक्त समंदर के ऊपर से जो लैंड की तरफ आती है हवा, तो उसके नतीजे में ज़्यादा तादाद में घने बादल आते हैं, तो सुबह में और रात में इम्कान रहता है हल्की बारिश या बूंदाबांदी का, जैसे कि गुज़श्ता रात हुई। तो अब अगले आने वाले दिनों में भी यही ट्रेंड रहा करेगा। दिन में तो धूप हो जाती है, थोड़ा सा गर्म मौसम होता है, 34 या 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक इस रेंज में टेम्परेचर रहेगा। और दिन में तो थोड़ा निस्बतन गर्म मौसम और मरतूब मौसम, लेकिन सुबह में और रात में चांसेस हुआ करेंगे हल्की बूंदाबांदी, कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर गर्मी का जोर अब टूट जाएगा या फिर आगे गर्मी की कोई वेव आएगी?
कराची की हद तक तो इतनी गर्मी नहीं है। आपको शायद याद हो कि मई इसका जून का टेम्परेचर भी ना जो एवरेज होता है वो 35.7 है, यानी 36 से कम ही है। तो 36 से अभी भी पिछले चंद दिनों से जब से साइक्लोन का पास हुआ तो उसके बाद से तो गर्मी की शिदत में कमी है खासी, यानी 34-35 ही रह रहा है टेम्परेचर, उससे ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन चूंकि नमी ज़्यादा होती है तो गर्मी फील ज़्यादा होती है। दिन में थोड़ी सी जब धूप भी निकलती है तो उसमें एक तरह से ना डिस्कम्फर्ट फैक्टर ज़्यादा होता है। अदरवाइज यही रेंज रहेगी टेम्परेचर की अगले अब कह लें हफ्ता 10 दिन तक। सरफराज साहब, लोगों को बड़ा ये उनके एक्सपेक्टेशन है कि बारिश होगी तो मंडी गिरेगी, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा माहौल बनने वाला है? देखिए, कराची में तो कोई इम्कान नहीं है फिलहाल बारिश का। अलबत्ता बाकी उधर पंजाब साइड पे 25 अब अभी तो हीट वेव चल रही है पूरे पंजाब में, केपी में और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में और अपर सिंध में खासकर। तो वो ये हीट वेव सब साइड करेगी 25 या 26 से, जब प्री मानसून बारिशों का आगाज़ होगा पंजाब पूरे में, केपी में और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में और सेंट्रल और अपर सिंध तक। तो वो बारिशों का सिलसिला आएगा 28 और 29 को भी किसी किसी जगह पर हो सकती है, ईद के दिन भी। लेकिन कराची की हद तक या लोअर सिंध की हद तक फिलहाल कोई ऐसा इम्कान अच्छा, नहीं लग रहा। मॉनसून कब शुरू हो रहा है कराची में? मॉनसून तो देखिए जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर तक कहीं उसका आगाज होगा। अब देखें कराची पे उसका असर आता है कि नहीं, लेकिन मुल्क के भलाई हिस्सों में 5 या 6 जुलाई से इम्कान है शुरू होने का। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब ने अच्छी बात बताइए कि रातें बड़ी मजे की, सुबह में भी हल्की हल्की बारिश हो सकती है लेकिन दिन में गर्मी होगी, धूप भी निकलेगी। तो कराची वाले ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। मंडी देखिए अल्लाह ताला की मर्जी है, कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। मे भी 2-3 दिन पहले बारिश एक हो जाए और काम हो जाए, शहरियों के लिए अच्छा माहौल बन जाए। खैर, बहुत शुक्रिया, सरफराज साहब मौजूद थे हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश में पेशरफ्त सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर आबदोज मौजूद होने के इशारे मिले हैं। बरतानवी अखबार ने यह दावा भी किया कि ज़ेर-ए-आब तलाश के आलात ने आवाज़ों का पता लगाया है, तो हर 30 मिनट बाद आवाज़ें सुनाई दी हैं। ये बात अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में सामने आई है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने इंकशाफ किया कि बदकिस्मत आबदोज टाइटेन 3 बरसों के दौरान 3 बार खराब हुई थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आबदोज में ऑक्सीजन अब तकरीबन खात्मे के करीब है। इन 5 अफराद में 2 पाकिस्तानी नियात बाप बेटा भी शामिल है जो करोड़ों रुपए की भारी रकम अदा करके टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की तह में गए थे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर जनरल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के, हमें ज्वाइन किया जनाब अहमद सईद साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, वेलकम टू आवर शो। पहला सवाल इस खबर को सुनने के बाद सभी के जहनों में ये है, आपको क्या तवक्कुआ, ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बचने की उम्मीद है इनके? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। जी, इसके बारे में जो इन्फॉर्म्ड रिसोर्सेज हैं जो टेक्निकली इस चीज़ को एवेल्युएट कर रहे हैं, वो जाहिर है जो पहली लिमिटेशन इसमें ऑक्सीजन की है जो 96 आवर्स की आपने भी बताया, तो अमेरिकन टाइम के मुताबिक आज शाम को किसी वक्त वो लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें इवेंचुअलिटीज़ में ये हो सकता है कि जो अगर तो इसमें पावर फेलियर हुआ है और वो कहीं पे नीचे इंटेंगल हो गई है, जो कि एक तरह की पॉसिबिलिटी है, तो उस सूरत में बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि 2007 में भी इसी तरह का एक इशू हुआ था रशियन सबमरीन के साथ, जो कि पैसिफिक में इसी तरीके से नीचे नेट्स के साथ इंटेंगल हो गई थी, तो उसको तो निकाल लिया गया था 4 दिन के बाद। दूसरा है, अगर इसके ऊपर कोई फायर हुई है या फ्लडिंग हुई है या इस तरह की कोई सिलसिला हुआ है, तो उस केस में फिर बचने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, जैसे आपने कहा कि कुछ आवाज़ें उन्होंने नोटिफाई की हैं जो कि अंडर वाटर हैं, उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हतमी उनकी कोई ऐसी माहिरीन ने नहीं बताया कि ये उसी सबमरीन से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो अच्छा। अब तक की जो अब तक की जो सर्च है वो बेसिकली तो एयरक्राफ्ट और सोनार्स के जरिए की जा रही है, लेकिन अभी आज शाम तक एक और आरओबी वहाँ पहुँच जाएगी जो कि फ्रांस की है, जो 6000 मीटर्स तक वो नीचे जा सकती है।
तो उसके आने से इसको लोकेट करने में काफ़ी हेल्प होगी इंशाल्लाह। तो इसमें अहमद साहब टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, जैसे कि मैंने बताया कि आज शाम तक ये ऑक्सीजन भी इनकी ख़त्म हो जाएगी, तो उस ऑक्सीजन के ख़त्म होने से पहले ही फिर इस ऑपरेशन को मतलब मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये रेस अगेंस्ट टाइम है, बिकॉज उसमें जैसे शाम तक ये सिलसिला ख़त्म होने का है, लेकिन ह्यूमन बॉडी सस्टेनेंस के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत रेजिलियंस दी हुई है, तो इसमें होप रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में आज शाम तक या कल सुबह तक बेहतर नताइज की हम तवक्को रख सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें हर्डल्स क्या होती हैं इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में? सबसे पहले तो ये है कि इतना नीचे जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ पे पानी ज़ाहिर लाइट नहीं होती वहाँ पे, तो अगर वाटर इंग्रेस हो जाती है अंदर तो उसमें हाइपोथर्मी एक चांस बनता है, जिसमें कि कोल्ड उसकी वजह से जो क्रू है उसके जाने का जल्दी खदशा होता है। जिस तक 2000 में एक कर्स्क रशियन सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन का कर्स्क का एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें भी हाइपोथर्मिया से भी बहुत से लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक और उसमें चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि वहाँ पे नीचे बहुत सारे क्रेविसेस हैं, जिसके अंदर अगर ये उसके अंदर घुस गई है या नीचे जाके कहीं पे बैठ गई है तो उसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल होगा। या अगर ये इसमें पानी चला गया है तो फिर ये क्रिपल कर गई होगी, यानी इसको ये जिस तरह आप पानी की बोतल नीचे लेके जाएं तो वो इनवर्ड क्रिपल हो जाती है, तो इस तरह ये क्रिपल अगर कर गई है तो फिर तो जाहिर है इंसानी जानों का सरवाइव करना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, लेकिन शायद लोकेट हो जाएगी। ये जो अभी आपने सिचुएशन बताई है जो क्रिपल कर गई, इसमें होता क्या है? इसमें यह है कि अगर जिस तरह अभी उसके एक इंजीनियर हैं जो इनके साथ काम कर रहे थे 2018 में, उन्होंने इसके ऊपर लॉ सूट कर दिया था कि जी इसका जो फ्रंट डोर है जिसमें से देखा जाता है, इसको व्यू पोर्ट कहलाते हैं, व्यू पोर्ट का डिज़ाइन उसने कहा था कि ये इतना अच्छा नहीं है और ये हो सकता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो। लेकिन उसके ऊपर जो इसके CEO हैं मिस्टर रश, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली। और फिर ये एक दूसरी बात ये है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कल एक रिपोर्ट किया था कि इसमें एक मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी है जो इसको ओवरलुक कर रही थी, उन्होंने भी वार्न किया था कि इसकी थर्ड पार्टी इसकी सर्टिफिकेशन करा ली जाए, जो कि इसके CEO ने नहीं कराई। तो ये 2-4 इसके सेफ्टी के इश्यूज है जिसकी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें इनवॉलेंट्री वाटर इंग्रेस ना हो गया हो, तो उसकी वजह से फिर ये क्रिपल कर सकती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, इस खास तौर पर इस सबमरीन के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये इससे पहले 3 बार ख़राब हो चुकी है, इसका इंजन ख़राब हो चुका है, तो अगर तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें कोई आई है तो उसमें फिर अगर ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाती है तो कोई रास्ता होता है कि आप बाहर निकल आएँ या कुछ करें ऐसा कि आप, मतलब ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने अपने अंदर लंग्स तो रखे हुए हैं ना कि आप लाइफ गार्ड है वो आपके लिए, लेकिन आप इतना ऊपर आ सकते नहीं आ सकते, क्या आप गाइड करेंगे, आप बताएंगे थोड़ा? बहुत ही मुनासिब सवाल इस हवाले से, लेकिन इस सबमर्सिबल में ये इशू था कि इसमें इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं थी। इसमें जो हैच रखा हुआ था वो भी इस तरह का है कि वो बाहर से टाइट होता है, यानी कि आप उसमें पैसेंजर्स को डालने के बाद आप बाहर से इसको टाइट कर देते हैं। तो इसमें नॉर्मल सबमरीन्स के अंदर जिस तरीके से एस्केप हैच होता है, प्लस उसके साथ एक सिस्टम होता है कि आप या तो कैप्सूल होता है या फिर ये कि उसके एस्केप सूट्स होते हैं, जिस तरह एस्ट्रोनॉट्स के होते हैं इसी तरह सबमरीन्स के भी एस्केप सूट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा प्रेशर स्टैंड करते हैं। तो वो दोनों चीज़ें इसमें नहीं थी, तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि क्रू खुद निकल सके, एक्सटर्नल हेल्प के बगैर इस सबमरीन से निकलना मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस गहराई में जाने में कितना वक्त लगता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अब जाहिर है फ्रांस से भी आप बता रहे हैं कि एक रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं, तो फिर उनको कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में अंदाजन? नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे में ये नीचे, क्योंकि स्टेप्स में जाते हैं ये, तो इतना टाइम ले लेते हैं। अभी इसका जिस तरीके से ये टोटल मिशन 10 घंटे का था, लेकिन ये 1 घंटा और 45 मिनट के बाद इसकी कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई अपने मदरशिप के साथ। तो अंदाज़ा ये है कि अगर इतना ही टाइम ले चुकी थी तो हो सकता है ये कि टाइटैनिक के करीब नीचे कहीं पे ये होगी।
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके करीब भी कहीं इसका लोकेशन होगी। तो ये भी एक होपफुल चीज़ है जिसकी वजह से शायद लोकेट जल्दी हो जाए। अच्छा, यानी कि आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये लोकेट हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा वसाइल अच्छे आ गए हैं समंदर के अंदर देखने के, तो उसमें ये बॉटम स्कैनिंग सोनार्स होते हैं जो अभी नई ROV आ रही है फ्रेंच, उसके अंदर उसके अंदर हैं ये। अच्छा, और इसके अलावा जी अहमद साहब, लोग ना, आपको पता है सोशल मीडिया पर अपना अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, लोग तो बात करने से बाज नहीं आते हैं, तो जो सोचते हैं वो बोलते हैं। इसको बड़ा कंपेयर किया जा रहा है, वो जो इटली में हादसा पेश आया कि एक जानिब लोग रोजगार के लिए जनाब जा रहे हैं, लाखों रुपए अपने जेवरात घर बेचकर, और वो पहुंच नहीं पाए और समंदर में कश्ती उलट गई, जानों से चले गए। दूसरी जानिब एक ये शख्सियात हैं 5 जिन्होंने $मिलियन पे कर दिए जस्ट एक एडवेंचर के लिए कि हम टाइटैनिक देख कर आएंगे। आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर इंसानी जान के हवाले से बात करें तो यकीनन जो लोग बात कर रहे हैं वो इंसानियत के हवाले से तो बिल्कुल इसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती। जो बातें की जा रही हैं कि इंसानी जान तो बिल्कुल मोहतरम है, चाहे वो किसी की भी हो। उस हवाले से जो ये हादसा हुआ है जिसमें कि काफ़ी पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं, तो ये यकीनी तौर पे, लेकिन जो दूसरी तरफ शायद जो इखलाकी पहलू उसमें ये है कि ये थोड़ा सा इलीगल तरीके से माइग्रेट करके जा रहे थे, तो ये इसका एक इशू है। सही। अच्छा, इस वजह से आखिर में सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, चूंकि टाइम भी अब खत्म हो रहा है। कोई, मैंने ये सुना है कि जब इस तरह के सफर पर जाती है कोई सबमरीन और इस तरह का एडवेंचर किया जा रहा हो, तो ये जो कंपनीज थी ओशन गेट, ये कोई सर्टिफिकेट या कोई फॉर्म भी साइन करवाती हैं कि कोई ऐसा हादसा अगर पेश आ गया तो रिस्पॉन्सिबल हम नहीं, फिर आप हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है, और इन्होंने भी वो सर्टिफिकेट साइन कराए। बेसिकली रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर अंडर वाटर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। जैसे जो वैसे भी सबमरीन सर्विस है ये वॉलंटरी होती है, हमारे पाकिस्तान में भी सबमरीनर्स जो हैं ये वॉलंटियर करते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर यकीनी तौर पे इसमें होता है, तो उसको कवर करने के लिए टेक्निकली ये इस तरह किया जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलें जी, इंसानी जान तो कीमती है, अल्लाह करे कि ये लोग बाहिफाजत अपने घरों को वापस चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब, आखिरी वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अब जनाब हम चलेंगे समंदर की गहराइयों से आसमान के सितारों तक, यानी कि फलकियात की बात करेंगे। माहिर फलकियात के मुताबिक आज साल का तवील तरीन दिन है और मुख्तसर तरीन रात होगी। आज दिन का दौरानिया 14 घंटे जबकि रात 10 घंटे की होगी। अब रात छोटी होगी तो बादलों में छुपे सितारे हमारे लिए क्या पैगाम ला रहे हैं जानने के लिए हमें इस वक्त सारा काजमी ज्वाइन कर चुके हैं। सारा, ये जो दिन रात के दौरानिए का मैंने बताया है, ये इसका क्या अब इफेक्ट होता है, कुछ बताएंगी आप? वैसे तो ये एस्ट्रोनॉमी से ज्यादा रिलेटेड होता है, जो दिन रात का जो सारी चीजें होती हैं, बट द थिंग इज दैट कि ये वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है वो चेंज होती जा रही है, बिकॉज हम लोग हमारा हाफ ईयर इज लाइक ऑलमोस्ट डन। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं प्लानिटरी पोजीशंस की भी, तो अभी आगे जाके अब आप देखेंगे ज्यादा क्योटिक होने वाला है सिचुएशन, पॉलिटिकली भी, पाकिस्तान के लिए भी, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट कि हमें जो एड्स मिलने वाली है फ्रेंड से एंड जो भी सारी चीजें जो नेशन से हमें मिल रही हो थोड़ी, वो अभी कुछ अरसे तक की लेनी है। उसके बाद दोबारा वी हैव टू गेट अप, वी हैव टू प्लान थिंग्स अगेन इन ऑर्डर टू रन द कंट्री। अभी फिर से दोबारा थोड़ा सा क्योटिक माहौल होगा। होरोस्कोप क्या बता रहा है? एरीज के लिए अगर हम बात करें, जैसे मैं हमेशा से बताती आई हूँ आपको कि एरी जैसे मून ट्रांसिट करता है हर हाउसेज में, तो इस बार इस आज के दिन में वो कैंसर के थ्रू ट्रांसिट कर रहा है मून। तो जब वो एरीज के लिए, जैसे अगर हम बात करें तो एरीज के लिए मून विल बी ट्रांसिटिंग इन द 4th हाउस। 4th हाउस होता है घर का, अपना पेरेंट्स से रिलेटेड, तो यू विल बी हैविंग, जो एरीज जो है पीपल विल बी हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स। कोई न्यू जॉब भी है ना ऑफर आ सकती है, या कोई नई जगह पे शिफ्ट होना, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आज के दिन या नेक्स्ट 2-3 डेज प्लान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड मदर की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। अगर टॉरस के बारे में बात करें तो दे विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द गैजेट्स, डिवाइस
डिवाइसेस या कुछ भी जैसे बच्चों के ऊपर स्पेंड करना एंड एवरीथिंग, तो ये काफी ज्यादा उनका टाइम पीरियड होगा, दैट विल बी जो पैसों पे ज्यादा खर्चा इस हफ्ते होगा। जेमिनी की अगर बात करें तो आई वुड रिकमेंड देम दैट नॉट टू इंडल्ज इन लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, कोई भी ऐसी बातें ना करें कि जो आपके ही अगेंस्ट यूज की जाए, थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड गिविंग लोन टू अ फ्रेंड लाइक अ कर्जे हंसना विल बी वेरी गुड, हेल्पिंग समवन आउट इन अ बैड टाइम विल ब्रिंग, लाइक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप किसी की मदद करें तो आपको 10 गुना अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलती है। दैट इज अ वेरी गुड टाइम इफ दे वांट टू हेल्प एनी ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड पीपल दे नो। कैंसर के लिए ये काफी अच्छा टाइम पीरियड है क्योंकि इट विल बी इन देयर फर्स्ट हाउस, तो इट विल बी अपलिफ्टिंग देयर मूड, तो काफी अच्छा रहेगा उनको। कोई ओवरसीज क्लाइंट से कॉन्टैक्ट हो सकता है विच विल हैव लाइक गुड मनी कमिंग इन देयर वे, वो काफी अच्छा हो सकता है। एंड जस्ट डोंट स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद पीपल, कोई बात बुरी भी लगी तो कम्युनिकेट करें एंड मूव ऑन। लियो की अगर हम बात करें तो कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रमोशन हो सकता है, अगर वो देख रहे हैं लाइक दे हैव लाइक पुट देयर वर्क आउट ऑलरेडी, तो कोई अच्छा रिस्पांस बैक आ सकता है, दैट्स अ गुड टाइम पीरियड। वर्गों के लिए अगर बात करें कि दे हैव देयर प्रोडक्टिविटी जो है ना वो काफी हाई रहेगी उनकी, दे विल बी एबल टू डू वर्क एट देयर 100% 200% देंगे क्योंकि उनका एनर्जी लेवल विल बी वेरी गुड, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर लिब्रा के बारे में बात करें तो इट्स अ गुड टाइम पीरियड टू पे ऑफ डेट्स, जो लोन्स अगर लिए हुए हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज बन जाएगी, अल्लाह ताला उनको कंपनसेट करेंगे थ्रू दिस वेल्थ। कोई रुका हुआ पैसा अगर उनका खुद का है तो वो दैट विल बी कमिंग बैक, दैट्स अ गुड थिंग इंशाल्लाह ताला। अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें तो कोई अनएक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता हुआ कुछ नजर आ रहा है, या तो कोई पुरानी चीज सोल्ड आउट करके दे विल गेट अ न्यू थिंग, अ कार और एनीथिंग लाइक अ लैपटॉप और समथिंग डिवाइस।